नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर खास मुलाकात लेकर हाजिर हूं आपके साथ। आज खास मुलाकात में हमारे बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ गणेश गोदयाल जी हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत के दौर को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। एचएनएम पर खास धन्यवाद मुलाकात में। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। गोदयाल जी, अभी तक जो चुनाव चल रहे हैं और जो उत्तराखंड में तमाम चीजें हुई, 2017 के चुनाव, 22 के, 19 के लोकसभा, 24 का लोकसभा, उसमें कांग्रेस उस तरह से सफल नहीं हो पाई। आने वाले वक्त में हमारे पंचायत चुनाव भी हैं, फिर 2027 के चुनाव भी हैं। किस तरीके से इन चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक परसेप्शन है कि जितने भी चुनाव हुए उन तमाम चुनाव में कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत जो है मैं आपको बता दूं, जी। जब से उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब जब पंचायतों के चुनाव हुए तो जो सत्ता में पार्टी थी उसको फेवर मिला जनता की तरफ से, ये देखा गया। जी। वो अभी भी हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी। निकायों में भी ये देखा गया, बड़ी बात नहीं है। निकायों में अधिकांश निकायों में हम जीते हैं, लेकिन निगमों में हम पीछे रहे। और निगमों में हम किस तरह पीछे रहे, क्यों पीछे रहे, वो आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल जो कि अभी सत्ता में है, इन्होंने जिस प्रकार से वोटों का मतलब नाम काटना, नाम जोड़ना, अपने पक्ष में जो कुछ अनैतिकता के सहारे जो कुछ हो सकता था वो सब करना, उसका परिणाम है कि ये निगमों में आगे रहे। लेकिन बाकी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, वहाँ पर इनसे आगे तो हम हैं। नहीं, कुछ जिलों में तो आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहा जाना कि बीजेपी ने हर जगह अच्छा किया, मैं इसको नहीं मानता। कौन सा ऐसा वक्त है कि जब सत्ता में कोई पार्टी हो और विधानसभा का कोई उपचुनाव हो रहा हो और सत्ताधारी दल हार रहा हो? पहली लेकिन बार इस हुआ समय हारा है, उत्तराखंड में। तो ये भी देखा जाना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप में हम इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए हमें कि हमने बहुत अच्छा किया तो हम घर बैठ जाएं। हमें बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, और इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम उसके तरीके हैं, लोगों को बरगलाने के, फुसलाने के, लोगों को सच्चाई से दूर रखने के तमाम तरीके हैं। तो हमें विसिल ब्लोअर के रूप में अपने को इस तरह हमेशा तैयार रखना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी लोगों को छलने का काम करे, ठगने का काम करे, हम विसिल बजाएं, हम सीटी बजाएं कि भाई ये ठगने आ रहे हैं। आप जो आगे की तैयारियां हैं, उस बीच कांग्रेस पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो क्या देखते हैं आप? कैसे इन चुनौतियों को पार पाएंगे? देखिए, चुनौती तो जो लोग सत्ता में हैं उनके पास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हुए सभी लोगों की मन के अनुरूप काम करना, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना, जी। यह खास करके इस रेजिम में, भारतीय जनता पार्टी के इस टेन्योर में वो पूरा नहीं हुआ। तो हमसे ज़्यादा चुनौतियां उनको हैं, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी चुनौतियां कम हैं। हमारे पास चुनौतियां ये हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के धन बल के सामने, हमको भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक तरीकों के सामने, और छद्म, उनका जो छद्म आवरण है, हर चीज़ में झूठ का उनका जो आवरण है, उसको किस प्रकार से छेदा जाए, ये हमारे पास बड़ी चुनौतियां होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि संघीय शक्ति कलयुग है। अगर ये यूनाइटेड हैं जी। जी। तो इस कलयुग में यूनाइटेड होकर उस छद्म आवरण को छेदने की क्षमता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यूनाइटेड होकर उस छद्म आवरण को छेदेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने बहुत लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी में दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया, फिर चुनाव आते वक्त वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। वो ठीक है कि सत्ता हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इस दौर में पार्टी को छोड़ देना, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोगों को। भाई, उनको भी नुकसान होगा। ये बद्रीनाथ चुनाव के बाद यहाँ के तमाम नेता लोग समझ लें कि जो लोग चुनाव के वक्त या एक पार्टी से चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में जाने की जो मनसा रखते हैं और सिर्फ अपना हित देखते हैं, उत्तराखंड के लोग सबक सिखाना भी जानते हैं। और बद्रीनाथ के लोगों ने सबक सिखाया, आपके सामने है उदाहरण। बद्रीनाथ में चुनाव का मुद्दा क्या था? हम बीजेपी की तरफ से मुद्दा था कि भाई सत्ताधारी पक्ष के साथ जाइए और विकास करिए, ये मुद्दा था। हमारा मुद्दा ये था कि भाई बेईमानी नहीं चलेगी। अपने जो लोग दल बदल कर रहे हैं, वो दल बदल इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने हित दिख रहे हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए दल बदल कर रहे हैं। अगर उनको जनता के हितों की परवाह होती तो सरकार से संघर्ष के बल पर काम करवाती, लेकिन चूंकि अपना हित दिख रहा है
तो इसलिए दल बदल कर रहे हैं। लोगों को बात समझ आई, पसंद आई। तो आज उसके बाद जब बद्रीनाथ में ये घटना घटी थी कि वहाँ के स्थान जो सिटिंग एमएलए थे वो एन टाइम पे चुनाव के समय में बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। तो उसके बाद पूरे उत्तराखंड में ये मत स्थापित हो गया कि उत्तराखंड के लोग इस प्रकार के हरकतों को पसंद नहीं करते हैं। और जो अब ये करेंगे वो भी उनको भी खबरदार करना चाहता हूं मैं कि उदाहरण देख लीजिए आप, बद्रीनाथ विधानसभा में जो सिटिंग एमएलए थे राजेंद्र भंडारी, उनके साथ जनता ने जो किया वही आपके साथ भी यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता ये जानती है कि वास्तविक रूप में अगर ये लोग अगर इनको ये लगता है जी कि भाई यही पार्टी अच्छी है तो यहाँ पद छोड़कर 4 साल 5 साल घर बैठे तब करें ना उस पार्टी की सेवा, तब सेवा करें, तब माना जाएगा। लेकिन चूंकि अपने हित के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं और वो लोग भी खबरदार रहे हैं। जो आपने कहा कि एंड टाइम पे पार्टी बदल देते हैं, तो वो लोग खबरदार रहे हैं। यहाँ की जनता दंड देना भी जानती है। बिल्कुल, आपने उदाहरण भी दिया है। बिल्कुल। प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें धामी सरकार कर रही है और उस पर जब आपके बयान आते हैं तो मैंने इसीलिए कहा कि आपके बयानों के बाद चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मैं शुरुआत जैसे भोग कानून से करूं, डेमोग्राफिक चेंज पर भी आपने कहा। भोग कानून की जब आप बात कर रहे थे, सरकार जो है हम ये कहेंगे कि संशोधन लेकर आ गई उसमें। उस संशोधन को प्रदेश हित में आप कहाँ आंकते हैं? देखिए, आपने 2 बातें कही, मैं सिलसिलेवार दोनों बातों का जिक्र करूंगा। बल्कि तीसरी बात भी आपको कहनी चाहिए, यूसीसी भी लाई सरकार, उस पर भी कहेंगे। तो सिलसिलेवार बात करते हैं। नंबर पहले आपने जो भू कानून की बात की, भू कानून पे इस सरकार ने क्या नया कर दिया? जब ये स्थापित बात हो गई कि इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करके माफिया सक्रिय है, हावी है और यहाँ के मूल निवासियों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, जब ये बात स्थापित हो गई तो यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने एक शगुफा छोड़ा कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे, मजबूत भू कानून लाएंगे। क्या मजबूत भू कानून है? मैं पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से, या आप लोग भी जानकार हैं, पहले के प्रावधानों में अब के प्रावधानों में फ़र्क क्या है? पहले के प्रावधानों में फ़र्क ये था कि डीएम उसकी परमिशन देगा, किसी आदमी को अगर ज़मीन लेनी है तो डीएम उसकी परमिशन देगा। अब की बात फ़र्क ये है कि सीएम उसकी परमिशन देगा। मतलब जो डीएम करता था वो काम अब मुख्यमंत्री करेगा। यही बात है। आज भी ऐसी मना नहीं है कि बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं ले सकता। नहीं, अब उसके बाद ये भी जो कानून है कि डीएम के बजाय अब सीएम करेगा, ये भी पर्वतीय जिलों के लिए किया। बिल्कुल। और बाकी 2 जिले तो पूरी तरह छोड़ दिए। 2 पूरी तरह छोड़ दिए। उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्या उत्तराखंड में नहीं है? अब हमारे पास जो जमीनें हैं, इस प्रदेश की जमीनें बची इन 2 जिलों में है। बाकी पहाड़ों में जो जमीनें हैं वो तो बहुत नाम मात्र की जमीनें होती हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई आवश्यकता पड़ी तो उसमें और संशोधन किए जाएंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आवश्यकता ये है, आप लोग तो बता रहे हैं, तो आपको लगता है सरकार ये क्यों नहीं कर रही है कि भाई किसी भी हाल में बाहर का व्यक्ति नहीं ले पाएगा, पूरे राज्य में नहीं ले पाएगा? ऐसा क्यों नहीं कर रही है? और अगर लेना है तो स्थानीय व्यक्ति के नाम पर इस जमीन में आकर काम करे। उदाहरण के लिए मेरी जमीन है जी, वो मेरे नाम पे रहे जी, बाहर वाला आकर इस पे काम करे, मेरे को उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमको भी दे, हमारे लोग उसका फायदा उठाएं, ताकि हम लोग भूमिहीन ना। दुबई से सीखे ना। दुबई क्या था? रेगिस्तान था। लेकिन वहाँ के लोगों ने स्मार्ट तरीके से ये सब नियम बनाए और बाहर के लोग जाके वहाँ काम करते हैं। लेकिन बाहर के लोग जो जाके काम करते हैं, वहाँ का आदमी को रखना उसमें ज़रूरी होता है। और हम तो इसकी मालकियत ही दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। तो ये किसी रूप में मजबूत भू कानून नहीं है जो धामी जी ने लाया। धामी जी ने सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, चाहे जितने उनके कानून हो, चाहे वो कानून हो उनका, चाहे उनके वो यूसीसी का कानून हो, ये सब धूल झोंकने के काम है। इसके अलावा कोई दूसरा मुझे तो इसमें कोई तो अब जब अब चुनाव सामने होंगे तो सरकार तो एक तरफ कहेगी हम भू कानून लाए, यूसीसी लाए, उन मुद्दों को लेकर रहेगी, तो आपके भी यही मुद्दे रहेंगे उस वक्त? भाई हम तो इन बातों को उठा रहे हैं। उस समय का मुद्दा तो ये भी रहेगा। लेकिन हम तो इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार इन नियम और कानूनों की आड़ में ये सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रही है। यथार्थ में ये कानून हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता। ये कमजोर कानून है। ये कानून को मतलब एक बना हुआ कानून है, उसने पहले एक रंग का कपड़ा पहना था, आपने उसको दूसरा रंग का कपड़ा पहना दिया, बस यही है। आप लोगों की सरकार प्रदेश में आती, यूसीसी को लेकर क्या रुख रहेगा आप लोग? यूसीसी क्या है? यूसीसी मुझे बताइए आप, क्या यूसीसी है? भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है। ये यूसीसी बन के कितने दिन हो गए आज?
27 तारीख को शुरू हो गया था। इतने दिनों में किस व्यक्ति के जीवन में एक फर्क आया इस यूसीसी से? यूसीसी में मुझे एक ही चीज दिखती है कि इन्होंने ये कह दिया कि कोई और फर्क मुझे नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ एक फर्क दिखता है कि इन्होंने अनैतिकता को कानूनी जामा पहना दिया। जो ये कहा है कि कोई भी लड़की और लड़का अगर वो लिव एंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वो जो है रजिस्ट्रेशन करें, सरकार को पैसा दें, रजिस्ट्रेशन चार्ज भरें और वो रह लें। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस प्रदेश में, इस देवभूमि में, जिसको लोग देवभूमि कहते हैं, और इस प्रकार की बातों को स्थापित कर दिया जाए सरकार के द्वारा, तो इससे ज़्यादा हमारा सांस्कृतिक ह्रास क्या हो सकता है? तो सरकार ने तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान किया। इस रूप में सरकार को जवाब देना पड़ेगा चुनाव में। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। केदारनाथ में भी लोगों ने हमारी सुनी। ये अलग बात है कि हम सरकार के विपरीत, सरकार के विपक्ष में पड़े हुए मतों को एकजुट नहीं रख पाए, ये जरूर है, लेकिन लोगों ने हमारी बात सुनी। आज सरकार को जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को रोजगार का बंदोबस्त करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है। बेरोजगारी लगी भरी, बेरोजगारों से भरा पड़ा है पूरा प्रदेश। सरकार को यात्रा दुरुस्त चल सके इसकी निगरानी करनी चाहिए, उल्टा वो यात्रा को बाधित करने का काम करते हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अब डेमोग्राफी की बात करते हैं, डेमोग्राफी चेंज हो गया। मैं भी ये पूछ रहा हूँ कैंतुरा जी कि भाई ये सरकार इस बात का जवाब दे कि पिछले 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, 8.5 साल से इस प्रदेश में इनकी सरकार है, और अगर तब भी तुम डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब प्रॉब्लम खुद तुम में है। अगर इतने सालों से सत्ता में तुम और तब डेमोग्राफी चेंज की तुम बात कर रहे हो तो इसका मतलब प्रॉब्लम तुम में है, तुम करा रहे हो ये काम। और अगर नहीं करा रहे हो तो तुम ये बताओ कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। कहां से चेंज हो रही है भाई? ये सिर्फ इनके चुनाव जीतने के सगुफे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार को अगर ये चाहिए कि बाहर से ना आए तो सरकार स्थानीय स्तर पर इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, लोगों को ट्रेंड करे कि भाई तुम भी करो ये काम। तो वो तो कुछ है नहीं, बाहर से आ रहे हैं लोग, वो आवश्यकता पे आ रहे हैं। अब आज तो धामी जी इस बात का कभी मौका ही नहीं है ना, धामी जी और इनके मंत्री कभी आमने सामने आकर बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। नहीं तो आपके चैनल में कभी सामने आते तो मैं पूछता उनको कि धामी जी एक चीज़ बताइए, बहुत से ऐसे गांव हैं गढ़वाल में, कुमाऊं में, कि जो बहुत पहले से राजा के समय से, जो कुमाऊं के राजा रहे होंगे उनके टाइम से और गढ़वाल के जो राजा रहे उनके टाइम से उन गाँव में मुस्लिम लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहता हूँ धामी जी से कि वो क्यों बसे वहाँ? वो भी आवश्यकता के लिए बसे। आज तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे, बहुत पहले भाई जैसे हथियार बनाने के काम थे, बहुत से लोग नहीं जानते थे, हमारे राजा की सेना में जो लोग थे नहीं जानते थे, तो राजा ने ऐसे प्रशिक्षित लोगों को जो हथियार बना सकें उनको बसाया कि भाई आप यहाँ बैठिए और फौज के लिए आप हथियार बनाइए। इसी तरह जब धीरे धीरे फैशन आगे बढ़ा और बहनों में, महिलाओं में चूड़ी और इस तरह के चीज़ों की का क्रेज बढ़ा, तो चूड़ियों का बड़ा कारोबार फैला। तो जो चूड़ी बनाने वाले थे वो पहले नीचे से चूड़ी ले जाते थे, तो जाते जाते टूट जाती होंगी, तो राजा ने उन चूड़ी वालों को एक एक गाँव दिए कि उनको चूड़ियार बोलते हैं हमारे इलाके में। जी। तो आवश्यकता के अनुसार जो लोग आए वो आवश्यकता के अनुसार आए, कोई शौक से डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं। ये सिर्फ डेमोग्राफी चेंज की बात इसलिए करते हैं कि इनको उससे राजनीतिक लाभ लेना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर सरकार इसमें चिंतित है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए, हम भी मानते हैं नहीं होनी चाहिए, तो जो हमारे लोगों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव संसाधन सरकार उपलब्ध कराए। बिल्कुल। गोदियाल जी, आपके साथ बातचीत हमें लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी कई सवाल हैं जो गोदियाल जी से करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ गणेश गोदियाल जी हैं, उनके साथ बातचीत हमारी जारी है। गोदियाल जी, जैसे बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की, पर्यावरण को लेकर सरकार बात कर रही है कि अभी हमारे 38 राष्ट्रीय जो गेम्स हुए ग्रीन गेम्स की थीम पर हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा में कह रहे हैं कि जो आएगा एक पेड़ लगाएगा, यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी चिंतित है? क्या मौजूदा स्थिति है प्रदेश में? देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार को जमीनी बातें करनी चाहिए, हकीकत वाली बातें करनी चाहिए जो धरातल पर उतर भी सके। सरकार कह रही है कि जो आदमी यहाँ आए वो पेड़ लगाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इन 8 सालों में जितना वृक्षारोपण किया उसकी सुध ली कभी सरकार ने? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार मत लगाइए पेड़ जी,
पर कुदरत ने जो पेड़ पैदा किए उनको तो बचाइए। गर्मी सीजन पहले बाद में शुरू हुआ, गर्मी से पहले जंगलों में आग लग गई है। कहाँ सोई है सरकार? फजूल की बातें करते हैं कि जो आएगा पेड़ लगाएगा। अरे भाई, पेड़ वो बाद में लगाएगा, जो हैं तुम्हारे पेड़ उनको तो बचाइए। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी उठा था कि जो आएगा पेड़ लगाएगा, लेकिन उसके लिए मतलब आपको लगता है कि कोई तैयारियां हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है अगर मैं महाराष्ट्र ये कह रहा हूँ कि मुझे ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि सरकार ने कहा कि जो पेड़ लगाएगा, जो आएगा वो पेड़ लगाएगा। पेड़ लगाएगा। मैं इसके बारे में सरकार से बाद में पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपसे सुना है। जी जी, आपसे सुन लिया है तो हम पूछेंगे कि भाई आप इसके लिए आपने क्या आधार बना रखा है कि वो कहाँ पेड़ लगाएगा, कहाँ वो जहाँ पेड़ आप निश्चित करेंगे यहाँ पेड़ लगाना होगा, वो कब वहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसको कौन असिस्ट करेगा, कौन उसको जगह मुहैया कराएगा। ये बिना आधार के सरकार बात कर रही होगी, जो मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जो बाद में करना है वो तो चलो ठीक है, जो करें करें। जो हैं पेड़ वही जल रहे हैं, जंगलों में आग लगी रहती है, कोई देखने वाला नहीं होता है। सरकार के पास जंगलों की आग को काबू करने के लिए, उस आग को न्यूनीकरण करने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जंगलों में बिल्कुल आग नहीं लगती है, लगती है, लेकिन सरकार जब होती है तो सरकार उसका न्यूनीकरण करती है, कम से कम लगे ऐसी व्यवस्था करती है। मैं 8 साल से देख रहा हूँ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक योजना तो लाई है सरकार, पिरूल लाओ इनाम पाओ, वो सब कहाँ है वो? हमारे मैं पौड़ी विकास खंड की बात करूं तो सरकार बता दे कि कितने सेंटर खोले हैं सरकार ने, कि जो पिरूल लाओ और इनाम पाओ, कितने सेंटर खोले हैं। अब आप अगर धुमाकोट में एक सेंटर खोला होगा तो थलीसैंण से धुमाकोट की दूरी 150 किलोमीटर है। हमारे इलाकों से धुमाकोट की दूरी 150 किलोमीटर है पैठानी से। तो पैठानी का व्यक्ति क्या धुमाकोट जाएगा 150 किलोमीटर वो पिरूल लेके? नहीं जाएगा। तो सरकार को जगह जगह उसके सेंटर खोलने चाहिए, और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम सभा वाइज, जिस ग्राम सभा के अंतर्गत वो जंगल आता है, उस ग्राम सभा के ऊपर ये दायित्व हो, और इसको सरकार रोजगार से जोड़े। सरकार की आलोचना करने की हम करेंगे, ये हमारा धर्म है, क्योंकि ये उत्तराखंड के हित में है कि विपक्ष सरकार की आलोचना करे। अगर हम ही सत्ता पक्ष में हों और विपक्ष हमारी आलोचना न करे तो हम सुस्त हो जाएंगे। इसलिए आज वो सत्ता में है तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम उनकी जहां भी गुंजाइश बन पड़े आलोचना करें। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भूमिका है विपक्ष की। सर, क्योंकि समय के हिसाब से मैं कुछ सवाल न छोड़ जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा बुरा हाल है कि कितने स्कूल बंद पड़ गए। सरकार को उस पर व्याख्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो तो स्वास्थ्य मंत्री वही, स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह वाली बात है। तो सवाल ये है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है। जो अभी एक दिन मैं देख रहा था, इनका स्टेटमेंट था कि लोग सरकारी में पढ़ाएं बच्चों को। कैसे पढ़ाएं? अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो लोग सरकारी में पढ़ाएंगे ना। लेकिन सरकारी स्कूलों के सामने जो प्राइवेट स्कूल खुले, उन पर ज़्यादा विश्वास है लोगों का, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। बिल्कुल है। तो इसलिए लोग बच्चों को वहाँ डालते हैं। और तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री जी के अपने गांव का एक स्कूल बंद हुआ है। कितने शर्म की बात है। धन सिंह रावत जी के अपने गांव का स्कूल बंद हुआ है। नौगांव में प्राइमरी स्कूल, नौगांव में एक जूनियर स्कूल है, बालिका जूनियर स्कूल है। उस बालिका जूनियर स्कूल में 20-22 बच्चियां पढ़ती थी, और बीच सत्र में उसको बंद कर दिया गया। तो उनको तो ये भी शर्म नहीं है कि भाई मेरे गांव का स्कूल है और इसमें लोग। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का सिर्फ और सिर्फ ध्यान भ्रष्टाचार के प्रति है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ईजाद कर दिए उन्होंने। मैं एक दिन की बात बताऊं, मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एक धरने पे बैठा कि भाई यहाँ ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। मुझे उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया के माध्यम से ये धमकी आई कि हमारी मानहानि करने के लिए हम आप पर कार्रवाई करेंगे। मैं पलटकर मैंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगा आपके नोटिस का, कि आप मुझे नोटिस दें और मेरे पर मानहानि करें। आपने भ्रष्टाचार इस आपके रहते हुए यहाँ पर हुआ है, और आपके रहते अगर भ्रष्टाचार हुआ तो मैं साबित करूंगा कि भ्रष्टाचार है। और मैंने किसी के माध्यम से एक सूचना अधिकार में एप्लीकेशन लगाई। अगले महोदय जो है वो अपना पद छोड़ के चले गए, रिजाइन दे के चले गए। ये हाल है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। रिजाइन दे के, मतलब उस पद से रिजाइन दे दिया उन्होंने। ऐसे हालात हैं। ये किसके
समय फल फूल रहा है। उसके लिए कौन जवाबदार है? धन सिंह रावत। सहकारिता में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में अपने मुख्यमंत्री को शिकायत लिखी कि मंत्री जो है नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहा है। हुई क्या उस पर जांच? और जब मैं बोलता हूं जांच करो तो बोलते हैं गणेश गोदियाल की जांच करो। करो ना गणेश गोदियाल की जांच, 50 करो। मेरी जांच का डर दिखाकर अपनी जांच रुकवाना ये अपराध है। मेरी जांच करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जांच कीजिए। और आपको बताऊं, जब 2020 में स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी कोविड के माध्यम से, कोविड हो रहा था तो भाई ये हो गया कि कोई कहीं नहीं जा सकता, सब घरों के अंदर रहो। उस समय नोएडा में सहकारिता विभाग की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। नोएडा 1000 पद भरे गए। कौन गए उस नोएडा में उस परीक्षा को देने, जबकि स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी? कौन गया? ये सीबीआई जांच का विषय है। बड़ा बड़ा घपला है। मतलब अगर टोटल करें तो हजारों करोड़ का घपला है। अभी LUCC सुना होगा आपने? जी जी बिल्कुल। LUCC श्रीनगर में बहुत सारे लोग लगातार सभी जगह है, पूरे उत्तराखंड का। मैं अगर इस सरकार अगर जरा भी संवेदनशील हो तो इस सरकार को सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश देना चाहिए कि LUCC के द्वारा ठगे गए लोग अपने प्रूफ के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में इस डेस्क पर आकर, इस चैम्बर में आकर रिपोर्ट लिखाएं कि उनका कितना पैसा इसमें डूबा है। प्रमाण भी लोग तो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई बार धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसको संकलित करने की कोशिश नहीं की कि कितने का बड़ा। मैं मानता हूं कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। और इस घोटाले में सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो पंजीकृत हुई वो जो संस्था थी। जब पहली प्रतिक्रिया धन सिंह रावत जी की आई तो उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड में रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहली प्रतिक्रिया ये है उनकी, मंत्री की। दूसरी जब दूसरी प्रतिक्रिया आई कि ये संस्था कांग्रेस के समय रजिस्टर्ड हुई उत्तराखंड में। मैंने ये कहा कि कांग्रेस ने रजिस्टर्ड किया होगा ना, कांग्रेस के समय वो रजिस्टर्ड हुई होगी। कांग्रेस ने उसको भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया, उसको काम करने का दिया होगा। और जब उसके बाद हमने पूछा भाई कब आई, कि जनवरी 2017 में आई। तो जनवरी 2017 में जो संस्था यहाँ बनी उस समय आचार संहिता लगी थी। उसके बाद कांग्रेस का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं रहा, तुम रहे और सहकारिता विभाग तो तुम्हारे पास रहा। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया या ये फ्रॉड किया, ये तमाम फ्रॉड तुम्हारे रहते हुए किया। तो उनका दूसरा स्टेटमेंट आया कि जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के समय किया, और मैंने उस पर ये प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2022 में पता चला कि ये गलत काम कर रहे हैं और लिहाजा मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखी। तो कैंतुरा जी, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि ऐसे मंत्री से ये पूछा जाए कान पकड़ के कि जब तुमने केंद्र को लिखा तो तुम तो मंत्री थे, कैबिनेट में इस बात को ला सकते थे कि भाई यहाँ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, और उसको इस यहाँ की सरकार के पास वो शक्ति निहित है कि उस फ्रॉड को रोका जाए। पहले अगर उस समय उस फ्रॉड को रोका जाता तो 2022 से लेके और 2025 तक जो लोग और फंसे वो रुकते, और 22 में भी उनके खातों को तत्काल सील किया जाता तो वो पैसा यहीं रहता। आज उस कंपनी के खाते में 2 लाख 2.5 लाख रुपए बचे हैं, बाकी सब निकल गया है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर उसमें भी सीबीआई जांच हो तो धन सिंह रावत के उन प्रमोटरों से संबंध निश्चित रूप में सामने आएंगे। ठीक है। अच्छा गोदियाल जी, चलते चलते क्योंकि वक्त इतना ही है, अभी एक नई खबर सामने निकल कर आई कि उत्तराखंड सरकार मिलेट्स को लेकर नीति ला रही है, झंगोरे और कोदे को लेकर। तो लगता है कि सरकार अब मोटे अनाज के प्रति, क्योंकि कांग्रेस में भी यही बात होती थी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हरीश रावत जी का विचार है, और अगर हरीश रावत जी के इस विचार को ये सरकार आगे बढ़ा रही है तो हमें खुशी है इस बात की। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा वो बातें कही जो धरातल पर लोगों के हित में हों, उपभोक्ता के हित में भी हों, उत्पादक के हित में भी हों। तो मिलेट्स के प्रति अगर कोई विशेष नीति सरकार लाती है तो ये हरीश रावत जी के विचार को ताकत देने वाली बात होगी और हम इसका समर्थन करेंगे। चारधाम यात्रा पर चलते चलते एक सवाल और ले लेता हूँ। वीवीआईपी की एंट्री 1 महीने तक तमाम सीएस को पत्र लिखा हुआ है, दूसरा रील्स बनाने पर प्रतिबंध कर दिया 30 मीटर के दायरे पर, और चारधाम यात्रा की तैयारियां सरकार। ये सब बकवास हैं। धामी जी को ये जवाब देना चाहिए कि क्या जब प्रधानमंत्री जी अंदर रील बना रहे थे उन्होंने रोका क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि यहाँ ये नियम है? तो कैंतुरा जी, मैं ये मानता हूँ कि जब बड़े लोग नियमों को नहीं मानेंगे तो छोटा जो आम आदमी होते हैं, आम आदमी बड़े आदमी का अनुसरण करता है। तो जब ये बड़ों को नहीं रोक पा रहे हैं तो आम आदमी को कैसे रोक पाएंगे? तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सब दिखावा है, बोलने वाली बातें हैं। दूसरा, और आपने कौन सा प्रश्न किया? एक तो रील का प्रश्न। जो वीवीआईपी हैं वो 1 महीने तक अगर आए भी तो सामान्य उसकी तरह तीर्थयात्री है वो। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि
उसके लिए सरकार को एक तर्क संगत नीति बनानी चाहिए। देखिए वीवीआईपी भी आएगा, वो हेलीकॉप्टर से आएगा। अब अगर ये भी तय है कि हेलीकॉप्टर से आएगा, तो हेलीकॉप्टर से आने के बाद वो दिन भर हेलीकॉप्टर खड़ा रखेगा तो उसको फिर आएगा ही नहीं वो। जब उसको ये पहले बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ लाइन दो दिन में नंबर आना है, तो वो नहीं आएगा। तो उससे तीर्थ पुरोहितों का भी नुकसान होता है, क्योंकि भाई उन लोगों को भी साल भर से इंतजार करते हैं कि उनके जो ऐसे यजमान हैं कि जो सक्षम हैं वो आएँ, वो भी इस इंतजार में रहते हैं, तो उनका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए। तर्क संगत नीति होनी चाहिए। वहाँ पर जब मैं भी अध्यक्ष रहा, लेकिन हमारे समय में ऐसी कोई बवाल नहीं होता था। हम सहज भाव से दोनों पक्षों को बैलेंस करते थे। लेकिन अब तो ये हो गया कि आम लोग लाइन में लगे रहें और तमाम वीआईपी की लाइन इतनी लंबी हो जा रही है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। कि वो आए, लेकिन उसके लिए एक नीति आप लोग बनाएं, तर्क संगत नीति हो कि आम आदमी को भी ये ना लगे कि हमको दबाया जा रहा है, और वो भी आके दर्शन करके जा सकें टाइम पे। ये दूसरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों पर या धामों में ये काम चल रहा है, मतलब उसके नवीनीकरण का काम चल रहा है। जब चल ही रहा है तो एक विचार मेरे मन में ये है कि सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि अधिकांश समय दर्शन में इस रूप में लग जाता है कि दर्शन की एक्सेस बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है, तो जो दर्शन नहीं कर पाता है वो खड़ा रहता है कि मुझे दर्शन करना है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो उस एक्सेस के बारे में सोचा जाए कि आम आदमी दूर से भी भव्य दर्शन कर सके, ताकि वो जल्दी से आगे बढ़े। जो अभी तो स्थिति यह है कि जो आता है, बहुत अधिकांश लोग दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, बस वो मंदिर को ही देख के नमस्ते कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, और अंदर की एक झलक भी नहीं पा पाते। तब तक तो आगे बढ़ना पड़ता है। बतेरे जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं कि मैं दर्शन ही करूंगा, खड़ा रहूंगा, तो वो मजबूत जम जाते हैं, तो फिर भीड़ लग जाती है पीछे, फिर दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये एक्सेस अधिक बन सके, इस पर सरकारों को सोचना चाहिए और मंदिर समिति को इस पर सोचना चाहिए। जब मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी। आपदा आने के बाद उस साल कम हुआ, लेकिन उसके अगले सालों में फिर निरंतर संख्या बढ़ी। तो संख्या बढ़ी, लेकिन उस समय भी मेरे मन में ये विचार था कि भविष्य में जब ये संख्या बहुत बढ़ेगी, तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि ये एक्सेस और बड़ा हो सके, ज़्यादा लोग इसमें दर्शन कर सकें, ताकि भीड़ जो पीछे लाइन है वो कम हो, और ऐसे कुछ तरीके निकालने चाहिए। उसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर उनके संरक्षण में है, तो उनको भी विश्वास में लेकर इस पर सोचा जाना चाहिए। ठीक है गणेश गुर्जर जी, आप आए और बहुत सारे सवालों पर बातचीत हुई है आपके साथ, तो आने वाले वक्त में और सारी बातचीत करेंगे। आज के लिए आपको बहुत शुक्रिया आने के लिए। धन्यवाद। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।